यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर दिख रही है। 36 सीटों में बीजेपी 33 सीट पर जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि 30 सीटों पर निर्दलीय जीतते दिख रहे हैं। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। इस जीत के बाद अब बीजेपी का विधान परिषद में भी बहुमत हो गया है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब अपर हाउस में भी बीजेपी का बहुमत हो गया, यानी कि अब तक का बीजेपी का ये सबसे शानदार प्रदर्शन। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का परचम। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। विधान परिषद में बीजेपी को अब बहुमत हो गया है। 3 सीटों पर निर्दलियों ने यहां पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुला है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गोरखपुर, लखनऊ और लखनऊ की तस्वीरें, किस तरीके से ढोल बजाकर जश्न मनाया जा रहा है, जीत की मिठाई खिलाई जा रही है और वहां पर लोग नाचते होली मनाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एमएलसी चुनाव के परिणामों में खाता नहीं खुला है। 36 सीटों पर अगर हम बात करें तो 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। 3 सीटों पर निर्दलियों ने यहां पर परचम फहराया है। 33 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू की जीत। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की जीत। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी की जीत। ये आपको बता रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से जीते हैं रायबरेली से, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी बहराइच से बीजेपी से, रामचंद्र प्रधान लखनऊ उन्नाव की सीट से, ब्रजेश सिंह प्रिंशू जौनपुर से बीजेपी से प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली बीजेपी, डॉक्टर रतनपाल सिंह बीजेपी देवरिया कुशीनगर, अंगद कुमार सिंह बाराबंकी बीजेपी, विजय शिवहरे आगरा फिरोजाबाद और इस वक्त बातचीत करने के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमारे साथ फोन लाइन पे है। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आप एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर? हम सभी लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप विजयी हुए हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और जिन लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान के लड़ा, उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भी आभार। हम देख रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह जी लगातार समाजवादी पार्टी या बाकी जो और भी दल हैं वो ये आरोप लगाते रहे कि ये पूरा चुनाव सत्ता का चुनाव है, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको भी क्या इस बात की तस्दीक हुई कि वाकई में इस तरह की चीजें ग्राउंड पर दिखाई दी हैं? नहीं, देखिए, हर चुनाव अपने साथ कुछ चुनौतियां लाता है और हारने के बाद प्रत्याशी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। आपने देखा होगा, जो भी प्रत्याशी हारते हैं कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हमारी लोकप्रियता कम थी इसलिए हम हार गए। तो हम भी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन हमको कोई भेदभाव या ऐसा तो देखने को नहीं मिला कि प्रशासन ने कहीं कुछ अन्याय किया। और ये एकमात्र पार्टी जनसत्ता दल है जो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त विजयी हुई। लेकिन अब आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो अब आगे की दिशा क्या है? क्या लाइन और लेंथ आपकी रहने वाली है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी सेवा करते रहें और उनकी आशाओं के अनुरूप सभी जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन हो, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। अभी तक हम देखते आए कि जितने भी बड़े दल हैं वो छोटे छोटे सहयोगी दल बनाते हैं और उनका साथ लेते हैं। तो राजा भैया की क्या प्लानिंग है? क्योंकि जब जिस तरीके से आप बता रहे हैं और अपने जनाधार को भी आप मजबूत कर रहे हैं, तो किसी बड़े दल के संपर्क में आप हैं? नहीं, अभी किसी दल से संपर्क में नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के हालिया चुनाव जो हुए हैं जी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। अपने दल से जनसत्ता दल लड़ी और 2 सीटें हम लोग जीते। जब हम 2 सीटों की बात करते हैं तो आप ये भी ध्यान दें कि बड़े राष्ट्रीय दल भी 2 सीटें पाए हैं और एक राष्ट्रीय दल 2 से भी कम पाया है, मात्र 1 सीट पाया है। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है और प्रसन्नता का विषय है।
क्या लग रहा है जब इस एमएलसी चुनाव को जब आपके पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे तो कोई मुकाबला आप मान रहे थे? ये बहुत ही जनसुलभ और कर्मठ प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह। पंचायत प्रतिनिधियों के सुख दुख में सदैव खड़े रहते हैं। तो रुझान शुरू से ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों का जनसत्ता दल प्रत्याशी की ओर था। तो बाकी तो चलिए ठीक है, नई पार्टी है, नया दल है, कुछ चुनौतियां होती हैं। हर चुनाव एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से हम विजयी हुए हैं। एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने सभी शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलग जगहों से हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संकेत, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे संकेत के पास। लेकिन उससे पहले रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, गोरखपुर में क्या तस्वीर इस फिगर्स के बाद कि बीजेपी 33 सीटों पर अपना परचम लहरा रही है? बिल्कुल, अगर गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निर्वाचन निकाय की बात करें तो यहां पे सीपी चंद विजयी घोषित हो चुके हैं। 4400 से अधिक वोटों से वो विजयी हुए हैं। हालांकि अभी जो है निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी नहीं दी है, इस कारण उन्हें जीत का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं मिला है और शायद इसीलिए जो उनके समर्थक हैं इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिले और उनको जीत का प्रमाण पत्र मिले, उसके बाद फिर से जश्न मनाया जाए और जश्न का दौर शुरू हो। गोरखपुर और बस्ती मंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दबदबा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। गोरखपुर महाराजगंज में जहां सीपी चंद विजयी घोषित हुए हैं, वहीं बस्ती मंडल की अगर बात करें, बस्ती संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर से तो सुभाष यशवंश विजयी घोषित हुए हैं और देवरिया कुशीनगर से रत्नपाल, यानी कि जो तीनों प्रत्याशी गोरखपुर और बस्ती मंडल के थे और जहां पे भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबदबा अधिक है, वो तीनों सीट बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चुकी है। और इस वक्त यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सीपी चंद के समर्थक हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही जो है जीत का प्रमाण पत्र मिले, आधिकारिक रूप से विजयी घोषित कर दिए जाए, उसके बाद जश्न शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। रोहित हमारे साथ प्रतापगढ़ से। रोहित, प्रतापगढ़ में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि समीकरण काफी बदले और उसके बाद जनसत्ता दल और रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से कड़े मुकाबले में उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। रोहित से हमारा संपर्क हो पा रहा है। एक बार हम रुक करते हैं बीजेपी दफ्तर का। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संकेत, पार्टी के दफ्तर में किस तरीके से जश्न का माहौल है? 33 सीटों पर भाजपा ने परचम लहरा दिया है और इतिहास भी रच दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो खासे उत्साहित हैं जिस तरह से आज नतीजे आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक अस्वस्थ थी इन नतीजों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर लड़ती नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो आज नतीजे सामने आए हैं। और सबसे जो अहम बात है कि सपा मुखिया जो अखिलेश यादव के करीबी लोग थे, वो करीबी नेता भी इस बार चुनाव बड़ी खबर आ रही है। संकेत, रोकेंगे आपको। जनता राष्ट्रवाद विकास सुशासन के साथ सीएम का स्टेटमेंट आया। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। ये यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन से जीत। ये यहां पर नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को शुभकामनाएं यहां पर योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित लोगों को बधाई दी है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। संकेत, मुख्यमंत्री ने भी यहां पर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी की सभी सीटें जीती हैं। और यही नहीं, जो ये नतीजे आए हैं इसमें एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी जो दावा करती थी कि पंचायत चुनाव में उन्होंने बेहतर किया है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के ही वोटर थे काफ़ी हद तक जो वोट करते थे एमएलसी के चुनाव में।
अब जो नतीजे हैं उसमें समाजवादी पार्टी कहीं लड़ती नहीं नजर आई है। 20 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे 70% से ज़्यादा हार जीत का अंतर है, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो 70% से नीचे रहे, यानी कि 20 से 30% वोट बैंक में ही सिमट के रह गए। तो ये एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति सफल हुई। वहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जरूर चुनौती देते आए। जैसे हम यशवंत सिंह की बात करें, आजमगढ़ मऊ की सीट से वो उनको कुछ दिन पहले पार्टी से बगावत करने के आरोप में निष्कासित किया गया था। 6 साल से के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया था। लेकिन यशवंत सिंह के जो बेटे हैं विक्रांत सिंह, वो चुनाव जीत गए, यानी कि निर्दलीय वहां पर चुनाव जीत गए। और एक बार फिर यशवंत सिंह ने साबित किया कि उनकी जमीनी पकड़ है। और ये वही यशवंत सिंह हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट दी थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे एमएलसी की। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बनारस सीट की, जो कि वहां पर संगठन ने पूरी ताकत लगाई, उसके बावजूद वहां से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल संकेत राजा भैया यानी कि तमाम लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बहरहाल ये वहां कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार न्यूज़ 18 आज वहां कवरेज दिखा रहा है जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यहाँ पर जिस तरीके से 36 में से 33 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई हैं। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और बातचीत करने के लिए प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता और अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी स्वागत है आपका। अरविंद जी आपका भी स्वागत है। प्रशांत जी बधाई हो सबसे पहले आपकी पार्टी को। विधानसभा चुनाव में तो आपका परचम लहराया ही था, लेकिन विधान परिषद में भी आपने अपना डंका बजा दिया है और इतिहास रच दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मोदी जी और योगी जी के सुशासन की जीत है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें बहुमत दिया था, भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का काम किया था, उसी तरीके से वो परिणाम विधान परिषद के चुनाव में भी आए। और जो सपा का जो कोर वोटर था यादव और मुस्लिम समाज का, वो भी छिटक गया है। यादव समाज के लोग भी समझ गए हैं कि सपा के साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। इसलिए जिलों में देखिए जितने यादव समाज के बीडीसी प्रधान थे उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है। हर लगभग जितने सीटें हम जीते 90% से अधिक हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो यादव समाज के बीडीसी थे उतने भी उनको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिल पाया है। और अखिलेश यादव को 32% इस बार वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, उनका मैक्सिमम था। इससे देखो कभी नहीं पा सकते कितना भी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लें और भाजपा करीब नहीं आ सकते हैं। तो सब लोग समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि भाजपा के शासन के साथ में रहने में ही भलाई है। और अखिलेश यादव कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। जितने उनके जवानी कुर्बान गैंग के लोग थे सब पूरी तरह पराजित हो गए हैं, जो उनकी परिक्रमा करके एमएलसी बने थे। तो अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहने की आदत डाल लें, लंबे समय तक उन्हें विपक्ष में रहना है। बिल्कुल। प्रशांत जी हमारे साथ बने रहिए आप। अरविंद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी एक फिगर मुझे समझनी है आपसे कि 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 00 और अदर्स यानी कि निर्दलीय 3 सीटों पर, इसे समझाइए आपकी निर्दलीय ज्यादा कई सीटों पर ताकतवर दिखाई दिए बनस्पत किसी और विपक्षी दल के, ये समीकरण किस तरह से बैठा है? अनुपम जी हुआ था तो समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। अगर 3050 जिला पंचायत सदस्यों में देखिए तो तकरीबन 750 उसके सदस्य जीत करके आए थे। माना जा रहा था कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव में जो है जबरदस्त टक्कर देगी, लेकिन वैसा होता हुआ दिखा नहीं। इसके 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनी है, निसंदेह उसके कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल ऊंचा है। दूसरी चीज यह कि आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो अमूमन जो सदस्य चाहे वो जिला पंचायत के हों, ग्राम पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, तो वह जो है सत्ता के साथ ही रहते हैं। आप चाहे 2004 का देख लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव थे
उस समय तकरीबन 2 दर्जन सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। 10 में आप मायावती जी का देख सकते हैं, 34 सीटें जीतने में कामयाब रही। 16 में अखिलेश जी का आप देखिए 31 सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो आमतौर पर यह जो है सत्ता का चुनाव माना जाता है, लेकिन इसके कई निहितार्थ, जैसा कि आपने कहा कि टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, या बेशक जो है उनके लिए चिंता की बात है। और वहां पे निर्दलीय, बल्कि कह लीजिए कि 3 जो निर्दलीय जीत करके आए, वहां पर भी समाजवादी पार्टी तीसरी पोजीशन पर रही। स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, या उसके जो रणनीतिकार हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है पुनः चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि आखिर उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई है। प्रशांत उमराव, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो कहती रही कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, धन बल बाहुबल के बलबूते भाजपा इस चुनाव को जीतना चाहती है। पार्टी रही है जिसने यही कल्चर अपने पिछले 30 साल के शासन का, 30 साल जब से वो पार्टी बनी उसने अपनाया, वो आज ये बातें कह रही है। और ये तो देखिए, जब हार जाने के बाद बड़ा कहना आसान है कि सत्ता पक्ष का चुनाव था। भाई आप कहीं टक्कर देते हुए तो दिखने चाहिए थे ना। ये तो चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ है। आप ये भी नहीं कह सकते ईवीएम से चुनाव हुआ। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपने कहा ईवीएम से भाजपा जीत गई, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। आपके समाज के जितने प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया। तो जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपने बहुत क्लेम किया था कि हम तो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन अध्यक्ष भाजपा ने बनवा लिया। तो भाई जो आपके जो जिला पंचायत सदस्य थे, बीडीसी थे, प्रधान थे, उनको तो आपको वोट देना चाहिए था ना। उन्होंने नहीं वोट दिया, तो कहां से सत्ता पक्ष का ये दबाव का चुनाव हो गया। तो ये अखिलेश यादव को समझना होगा कि जिन वर्ग को समझते थे कि हमारी बपौती है, हमको वोट देंगे, उनको सालों तक बना के रखा। लेकिन प्रशांत जी, सवाल ये है कि 3 जगहों पर ऐसा क्या हुआ कि आपके समीकरण गलत साबित हो गए और 3 जगहों पर निर्दलियों ने बाजी मार ली? आखिर क्या वजह रही? एक बार पूरे चुनाव परिणाम आ जाए, 3 जगहों पर जहां हमारी कमी रही, हमारे प्रत्याशी हारे, उसकी हम समीक्षा करेंगे, मनन करेंगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तो किसी को उसमें दोष नहीं दे रहे कि सत्ता पक्ष का आया या किसी ने गुंडागर्दी चुनाव जीत लिया। जो कमियां थी उसको हम कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगली बार हम पूरी जीतने का प्रयास करेंगे। अरविंद जी, सवाल ये है कि भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो प्लानिंग रही, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसा कि विधानसभा चुनाव के एकाएक बाद जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके चलते भी जो मोरल बूस्टअप था कार्यकर्ताओं का या बाकी लोगों का, वो भी भाजपा के लिए एक बड़े फायदे का सौदा साबित हुआ है? वैसा कि सही भी है, और एक सच्चाई यह भी है कि सत्ता पक्ष का चुनाव भी माना जाता है। आप तमाम जो है पिछले चुनाव को उठा करके भी देख सकते हैं, लेकिन इस चुनाव के जो है गहरे निहितार्थ है। और उसका मतलब यह कि समाजवादी पार्टी को इतनी दुर्गति, यानी जो वोटों का अंतर हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ है। या भाजपा भी जब 2016 का जब चुनाव लड़ रही थी विधान परिषद का, उसमें बसपा भी थी, तब भी इतना जो है अंतर गैप नहीं था। जो दूसरे नंबर पर जो मुख्य विपक्षी दल थे, भाजपा थी या बसपा थी, जो कि आज की तारीख में आप देख सकते हैं समाजवादी, ये दर्शाता है कि उसका जो है कहीं ना कहीं जो है हतोत्साहित हुई। और दूसरे उसके जो रणनीतिकार है, ये मान करके बैठे थे कि नहीं, जो है हमारी जीत होनी नहीं है। आप जैसा कि देखा कि जो 3 निर्दलीय जहां पे है, वहां वो भी बढ़त बना लिया, और सपा का वहां पे कहीं भी नामो निशान नहीं, वो 200-250 सीटों पर सिमट करके रह गई। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुपम जी है कि ये 5वां चुनाव है राज्य का जो भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत की है। 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, और अब ये जो है 2022 का एमएलसी चुनाव, यानी 2024 की भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ेगी लोकसभा का, वो अपने जो सिपह सालारों को जो स्थानीय निकाय के पूरे मोर्चे पर डटा दी है। यानी पूरी तरह से घेराबंदी तेज कर दी है। और ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो इसमें चुनौती बनती दिख रही थी, वो इतना हतोत्साहित हुई है कि शायद जो है लोकसभा चुनाव में भी उसका जो है प्रदर्शन, ये मान के चलिए कि आज की तारीख में अगर वो ठीक ढंग से अपनी रणनीति को बुनती नहीं है, गढ़ती नहीं है, तो निस्संदेह उसमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ने जो प्लानिंग थी भाजपा की, वो प्लानिंग तो भाजपा के लिए कामयाब रही। इतिहास में इतनी सीटें अगर हम देखें तो भाजपा के लिए कभी नहीं हुई, और आजादी के बाद अब तो विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही करें। देखिए, यही नहीं, अभी तो आपके अप्रैल में 3 सदस्य विधान परिषद के और रिटायर होंगे, मई में भी होंगे। तो ये मान के चलिए कि 1 दर्जन से भी कम सीटें समाजवादी पार्टी के पास रह जाएगी। 100 सीटों में अब समझा जा सकता है कि अगर कोई भी बिल आता है जो विशेष रूप से माना जा रहा है कि 2024 से पहले, चाहे वो समान नागरिक संहिता का सेंट्रल का बिल हो, अगर यहाँ पारित कराना है, यूपी में कराना हो, या फिर जो है जनसंख्या नीति को अगर योगी जी लाना चाहते हो, या और तमाम जो राज्य से संबंधित जो कानून गढ़े जाने हैं, उसका विरोध करने वाला विधान परिषद में भी कोई नहीं होगा।
अमूमन आप देख रहे थे कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की एक बढ़त थी और जिस तरह से जो है 2017 बिल्कुल से बिल्कुल अरविंद जी और प्रशांत जी, आप बने रहिए, लगातार न्यूज 18 की ये महा कवरेज जारी है। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में विश्लेषण भी करेंगे, सिलसिलेवार चीजों को आपको बताएंगे भी। बस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो एमएलसी चुनाव में कमल का मंगल हुआ है। जी हां, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर अपना परचम लहराया है, ये बात सामने आई है। और योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्वीट करके सभी को बधाई दी है और साथ ही साथ लिखा है कि नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है, ये बात यहां पर कही गई है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, सवाल ये है कि अगर हम ये देखें कि इससे पहले कि तमाम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें एमएलसी के चुनाव में, या उससे पहले इतना शानदार प्रदर्शन किसी भी दल ने इस तरीके से नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी तो आजादी के बाद से सबसे शानदार प्रदर्शन, सबसे बेहतर प्रदर्शन करती हुई यहां पर दिखाई दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुपम जी। देखिए, जीत जो है केवल संख्या से नहीं होती है, बल्कि वोट का कितना मार्जिन रहा यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जिस ढंग से शानदार जीत हासिल की है, उसके लिए वह तो बधाई की पात्र रही है। साथ ही जो है उसके जो रणनीतिकार है, कहीं ना उसकी जो रणनीति है वह कामयाब होती दिखी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग चुन करके आए उसमें आप देखेंगे कि जो सेकेंड लाइन के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो जो है अपना सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करती है, उसमें जीत करके आए हैं। चाहे वो प्रांशुनाथ द्विवेदी हो, हरिमोहन पांडे हो, या लोकसभा का चुनाव दिनेश सिंह रायबरेली से हार गए थे वे हो। ये ऐसे लोग हैं जो न केवल जो है चुनाव जीत करके आए हैं, बल्कि ये आने वाले भविष्य के बड़े नेता हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लीड करने वाले लोग हैं। तो बेशक जो है भारतीय जनता पार्टी न अरविंद जी, लेकिन अगर मैं यहाँ कोट करके पूछूं तो वाराणसी के मुकाबले को किस नजरिए से देखा जाए, आजमगढ़ के मुकाबले को किस नजरिए से देखा जाए, इन दोनों जगहों के मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हवा पर हासिल की है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस पर जरा विश्लेषण करके, क्योंकि तमाम लोग ये समझना चाहते हैं कि जिन 3 जगहों पर निर्दलीय जीते हैं वहां पर कौन कौन से फैक्टर जो है डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बनारस की जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और चूंकि वहां पे जिस महिला ने चुनाव जीता है वो निर्दल महिला जो है, कहा जाता है कि वहां जो एक बाहुबली है उनकी पत्नी है, लेकिन माना जाता है कि मैं रुकूंगा इस वक्त बातचीत करने के लिए। यशवंत सिंह पूर्व एमएलसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। क्या कहेंगे आप एमएलसी चुनाव के परिणामों पर? जी यशवंत जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूं बधाई हो आपको। क्या कहेंगे आप परिणामों पर? परिणाम तो आ गया और बहुत बेहतर परिणाम आए जी। आपके सुपुत्र ने जीत हासिल की है। हाँ, आजमगढ़ और मऊ की जनता जी और सम्मानित जनप्रतिनिधियों के स्वाभिमान और सम्मान की विजय हुई है। लगातार कई तरह की बातें चल रही थीं और ऐसे में यह माना जा रहा था कि मुकाबला तो कांटे का है, लेकिन कोई भी जीत सकता है, किसी की भी हार हो सकती है। लेकिन बाकी जगहों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा का परचम लहराया है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों में 24 सीट पर चुनाव जीती है और 3 जगह उससे अलग उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। पिछली बार के जो आपके अनुभव रहे, उन अनुभवों के आधार पर क्या लग रहा था इस बार के मुकाबले में आपको? ऐसा ही लग रहा था जैसा परिणाम आया है। जी, आपके बेटे जीत हासिल किए हैं, क्या अब आगे उनका क्या रोड विजन रहने वाला है? अब वो जो जनप्रतिनिधि का रोल होता है वो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ जो मुकाबला था उसमें लग रहा था कि कुछ मुकाबला कांटे का है? नहीं, ऐसा तो कभी शुरू से नहीं लग रहा था। 1265 वोट उनको मिला है और जीतने वाले को 4075 वोट मिला है। जी जी, तो ये माना जाए यशवंत जी की जो ये बात कही जा रही थी कि यशवंत सिंह का जो कद है वो कम हो गया है, एक बार फिर ये बात आपने इस जीत के साथ साबित की है कि यशवंत सिंह का कद तो अभी बरकरार है, कोई समझे या ना समझे।
देखिए, कद तो हम लोग बढ़ाते घटाते नहीं है, जनता के बीच में रहते हैं और जनता से ही किसी की कद कम और अधिक होता है। तो हम लोगों के नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी थे और आदर्श भी वही है हम जी। बहुत बहुत बधाई आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यशवंत सिंह वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, इस बात का जिक्र कर रहे थे। उनके सुपुत्र जो हैं वो यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। अब लगातार और भी लोगों को हम आपके साथ बातचीत करके जोड़ रहे हैं। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, कहा जाता है कि पूर्वांचल में कितने भी बाहुबली हावी हो, कोई भी हावी हो, लेकिन बाबा का सिक्का चलता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे विधान परिषद का, बाबा का सिक्का चला है। बिल्कुल, और वो जो सिक्का चला है वो सिक्का सिर्फ पूर्वांचल में है नहीं, पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। और तभी जो 27 सीटों के चुनाव हुए हैं उसमें 24 पे बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। 3 सीटें जो विजयी हुए हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, 3 में निर्दलीय जीते हैं। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के जिस हिस्से से का प्रतिनिधित्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, यानी कि पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से गोरखपुर बस्ती मंडल जहां पे आता है, वहां पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से किया है। गोरखपुर महाराजगंज में सीपी चंद, देवरिया कुशीनगर से डॉक्टर रतनपाल और बस्ती मंडल जहां पे विधानसभा चुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बड़ी विजय हासिल की है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संतोष यादव सनी को सिर्फ 800 वोट मिले और करीब 4000 वोटों से वो जीत वहां पे हासिल की। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि भले ही अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था वहां पे बीजेपी बस्ती में 3 सीट और सिद्धार्थनगर में 2 सीटें हार गई थी, लेकिन इस चुनाव में उसका दबदबा रहा और वो दबदबा साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं गोरखपुर महाराजगंज सीट की बात करूं तो इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर पे खड़ा हूं और तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से जो समर्थक हैं, सीपी चंद के समर्थक हैं, वो समर्थक करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको प्रमाण पत्र जीत का मिलेगा और वो बाहर निकलेंगे। 1 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, मतगणना पूरी हो गई है, परिणाम भी लगभग घोषित कर ही दिया गया है। आधिकारिक रूप से अभी उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब उनको प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे यहां से बाहर वो निकले और फिर एक बार जश्न का दौर शुरू हो। कुछ लोगों से आप बातचीत कीजिए। भाजपा के 33 सीटों पर जीत हासिल की है, कितना बड़ा जश्न लोग मनाएंगे आप कार्यकर्ता, और कितने उत्साहित हैं आज की जीत से? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितने उत्साहित हैं वो आज इस दिन को लेकर। भाई साहब, कितना उत्साह है? हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग को पूरा आश्वस्त है हम लोग कि ये चुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। उत्साह है इस जीत की। इस गोरखपुर महाराजगंज की जनता को हार्दिक शुभकामना। एमएलसी साहब को दूसरा चुनाव। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हलचल बढ़ गई है अनुपम, और इस वक्त हमें लग रहा है कि प्रमाण पत्र दे दिया गया है और अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। सीपी चंद, उनको प्रमाण पत्र मिल गया है और जो यहाँ पे उनके समर्थक हैं वो जोश से लबरेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब शुरू हो गया यहाँ पे जश्न मनाने का दौर, और ये देखिए ढोल नगाड़े भी बजने अब शुरू हो गए हैं और अब जो समर्थक हैं अब उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जब सीपी चंद बाहर निकलेंगे तो उनको किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। और इस वक्त ये जश्न का दौर। भाई साहब, कितनी बड़ी जीत है आज? ये एक स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ सुशासन की जीत है। माननीय सीपी चंद जी की जीत, गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय गांव के जनप्रतिनिधियों की जीत है। चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, सबका मान और सम्मान बढ़ा है। मान सम्मान बढ़ा। भाई साहब, कितनी बड़ी जीत है आज? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज हम लोग जितना मेहनत किए हैं उसका बहुत अच्छा लाभ मिला है और जनता सोच रही है, जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं योगी मोदी की सरकार रहने से पूरे देश का और क्षेत्र का विकास होगा। ये देखिए, सीपी चंद जी आप बाहर निकल रहे हैं और उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया है और किस तरीके से
यहाँ पे ये जश्न का माहौल है। 4000 से अधिक मतों से वो विजयी हासिल हुए हैं। कुल 4839 वोट उनको मिले थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपना परचम लहराया है और वो अब पुलिस सुरक्षा के बीच उनको बाहर निकाला जा रहा है। चूंकि ये मतगणना स्थल है तो इस कारण से यहाँ पे उस तरीके का जश्न नहीं मना सकते, कुछ गाइडलाइन होती है। फिर भी जो समर्थक हैं वो उत्साह से लबरेज है अनुपम, और ये उत्साह देखिए यहाँ पे देखते ही बन रहा है कि प्रत्याशी को फूल मालाओं से लाद दिया गया है और अब उनको लेकर सब आगे निकल रहे, धीरे धीरे आगे निकल रहे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमसे बातचीत में सीपी चंद ने साफ कहा कि वो ये जो विजयी हुए हैं इस विजय में, इस जीत में जो है मुख्य प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल रामगोपाल, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उससे पूछिए इस बार कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे और कितना कड़ा मुकाबला रहा है। बिल्कुल अनुपम, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि उनसे बात हो जाए, लेकिन जो समर्थक हैं वो समर्थक उत्साह से लबरेज हैं और एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। इस कारण से अभी जो है मैं पहुंच रहा हूं सीपी भाई, सीपी भाई ये देखिए अभी विजय का माला पहन के निकले हैं सीपी भाई। कितनी बड़ी जीत है सीपी जी? बहुत शानदार। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है वो आज सफल हुई, उनको बधाई, धन्यवाद। क्या कहेंगे, किसकी मेहनत? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। क्या करेंगे, इस बार विजयी हो गए? ये जो समर्थक हैं, या आप अनुपम देखिए कि समर्थक जो है लगातार अब फूल मालाओं से लाद रहे सीपी चंद को और अब सीपी चंद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुपम बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, बने रहिए हमारे साथ। आप अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जाहिर तौर पर एक जोश ही ऐसा होता है जो दूर तलक मैसेज भी कन्वे करता है, और अब आपको लगता है कि विधान परिषद में और विधानसभा में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आई है, उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी होंगी और उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट ओरिएंट भी करना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए अब जीत के साथ सभा में सरकार बनाने में कामयाब रही और अब जो है विधान परिषद में भी, यानी उसके लिए कोई नीति निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो जन कल्याण का मसला हो या वो नीतिगत मसला हो या कोई ऐसा कानूनी मसला हो जो कि भारतीय जनता पार्टी को जो है बड़े स्तर पे फायदा पहुंचाती हो। अमूमन जो है देखा जाता था कि विधान परिषद में कई बिल अटक जाते थे और भारतीय जनता पार्टी को जो है मान मनोबल करना पड़ता था या वो बिल जो है बस खाने में चला जाता। अब यह स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात की योगी जी का कद बढ़ा है, उन्होंने न केवल जो है दूसरी बार जो है अपनी सरकार को वापस लाने में कामयाब रहे, बल्कि विधान परिषद जो उच्च सदन है उसमें भी तमाम जो है जितने उनके जो सीटों पर जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी उसको जो है सार्थकता के परिणाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तो उनका दिल्ली दरबार से लेकर के उत्तर प्रदेश में उनका जो है स्थिति और मजबूत हुआ है और निर्णय लेने की ताकत में भी मुझे लगता है कि उनके हाथ और पैर को बांधने की कोशिश अब नहीं होगी। अब उनसे उम्मीद सरकार केंद्रीय जो सरकार है या जो हाईकमान है करेगा कि 2024 में भी कुछ इसी तरह की डिलीवरी वो करे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनको किस मोर्चे पर उनको जो है डटाती है और किस तरह से उनका। लेकिन अरविंद जी, अब सवाल ये है कि अगर हम देखें जिन तमाम लोगों को मंत्री बनाया गया है विधानसभा चुनाव के बाद, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मंत्री बनाए गए हैं जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में उनको भी एडजस्ट करना है और उनके लिए भी सीट सिनॉप्सिस पर या उसी समीकरण पर काम भी करना है भारतीय जनता पार्टी को। तो लगता है कि उसके लिए भी अब तैयारी करनी होगी। बिल्कुल अनुपम जी, चूंकि विधान परिषद में जो है तकरीबन 10 सीटें जो है राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं, तो यह संभव है कि उनके लिए जो है रास्ता सबसे सुगम हो, आसान हो। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और जिस तरह से उसका उत्साहवर्धन हुआ है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि अप्रैल में भी 3 सदस्य जो है रिटायर हो रहे हैं विधान परिषद के और मई में भी तो 6 तो इसी तरह हो जाएंगे। तो जितने लोग मंत्री बने हैं उन लोगों का जो है उसमें समायोजन किया जा सकता है। तो कानूनी तौर पर या जो है संवैधानिक तौर पर किसी तरह की बाध्यता जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होगी। तो निस्संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जो है बहुत ही सफलतापूर्वक जो जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। आगे की भविष्य की लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या मैसेज अब यहां से जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी यहां से अब एक नई लाइन लेंथ के साथ आगे बढ़े
या फिर समाजवादी पार्टी में बिखराव की स्थिति आपको नजर आती है? क्या मैसेज है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। एक तो शिवपाल जी पहले से ही जो मान करके चला जा रहा है कि भाजपा के साथ कंधा जोड़ सकते हैं, और यह कहा जा रहा था कि शायद विधान परिषद चुनाव के बाद जो है इस स्थिति में आ जाए। दूसरी तरफ आपने अभी देखा कि किस तरह से आजम खां के जो ओएसडी हैं वो किस तरह उनकी बातें सामने आई है। इसके बाद जो है बर्क साहब जो है सांसद हैं, उन्होंने किस तरह से जो है मुसलमानों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नजरिए पर सवाल उठाया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती केवल जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, अंदरूनी मसले पर भी जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है। अब देखना बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। रामगोपाल अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो रामगोपाल को हम लाएंगे। रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जश्न है, ढोल नगाड़ों की ताप वहां पर बज रही है, और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं मैसेज सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में है कि भाजपा ने किस तरीके की प्लानिंग की थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि उनको ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रीति है, उस पर उनको विजय हासिल होगी। और इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से अब काफिला आगे बढ़ गया है। अब चूंकि प्रत्याशी विजयी घोषित हो गए हैं, विजय जुलूस निकाल नहीं सकते हैं, तो इस कारण से अब उनको लेके यहां से निकाला जा रहा है और उनके घर पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो समर्थक हैं वो जोश से लबरेज हैं यहाँ पे और लगातार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश की 24 सीटों पे विजयश्री हासिल हुई है 27 में से, उसमें जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीति बेहतर कारगर तरीके से काम की। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 24/7 और 365 डे चुनाव के मूड में रहती है, वो इस दिखाई पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव, आप अनुपम इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सरकार कितनी कॉन्फिडेंट थी कि ये चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो जाने चाहिए थे नियमतः। चूंकि मार्च में ही सबके कार्यकाल खत्म हो गए थे, तो नवंबर-दिसंबर में हर सरकार चुनाव करा लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी कि 2022 का चुनाव वो जीत कर फिर आएगी और उसके बाद चुनाव कराएगी। और 2022 में मार्च में घोषित होता है चुनाव, तब वो चुनाव कुछ अन्य कारणों से टाल दिया जाता है और अब होता है। तो एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की जीत मिलती है, वहीं इसमें भी बम्पर जीत मिलती है। तो ये रणनीति का ही कमाल है अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अरविंद जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अरविंद जी, जरा समझाने की कोशिश करिए आप कि अब इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद के बाद भाजपा की राह आसान होने वाली है, और आसान होने के साथ साथ अब तक जो दिक्कतें आती थी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों से पास होने के बाद भी भाजपा को जो है कहीं ना कहीं बहुमत न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो कानूनी अड़चन होता था, जैसे कि दोनों सभाओं में जब तक कोई बिल पारित नहीं होता था और राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से कानून बनाना चाहेगी, उसका जिस ढंग से क्रियान्वयन कराना चाहेगी, विपक्ष के पास तो विरोध करने का हथियार होगा, लेकिन वो विरोध इतना नहीं होगा कि उस कानून को रोक सके। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, रामगोपाल आप भी बने रहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वहां कवरेज लगातार जारी है, सभी पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।